हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कविता। मैं आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 12, दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो क्लास, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जान लेंगे, जैसे कि हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे। तो हम जानते हैं प्लांट्स हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं, क्योंकि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। प्लांट्स हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? ऑक्सीजन। यदि प्लांट्स ना हो तो हमारे इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज यानी कम होने लगेगा और हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारी सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम देखते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं, जिसमें वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और इस ऑक्सीजन को हम रेस्पिरेशन यानी श्वसन के द्वारा कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम का मतलब होता है हम उन्हें ग्रहण करते हैं, और यही जो ऑक्सीजन होती है ये डाइजेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम कह सकते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे सबसे अच्छे और सच्चे मित्र होते हैं। अब हम जानेंगे जो हमारे वातावरण में जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। इनमें से जो कुछ प्लांट्स होते हैं उन्हें हम उगाते हैं, यानी उनका हम प्लांटेशन करते हैं। जैसे कि आपने जाना जो प्लांट्स होते हैं वो, अगर आपने जंगल देखा होगा तो जंगल में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। वहाँ पे जो प्लांट्स उगते हैं वो खुद ही उगते हैं, वहाँ पे कोई भी प्लांटेशन नहीं की जाती है, क्योंकि हम जब भी प्लांटेशन करेंगे तो वो अपने आसपास करेंगे। तो जो अगर हम जंगलों की बात करें तो वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो खुद ही उग जाते हैं। तो ये जानना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि जो जंगलों में जो प्लांट होते हैं वो कहाँ से उगते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मनुष्य प्लांटिंग नहीं करता है। तो इसी विषय में हम ये चैप्टर पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे उगते हैं और उनकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो कैसे होती है। तो हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और रिप्रोडक्शन को हमने कहा था, रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं जनन, यानी कि हमारे चैप्टर को जो नाम है वो है पौधों में जनन। तो जो जनन है, पादप में जनन है, उसे अगर हम डिफाइन करें तो हम क्या कहते हैं कि जो पादप में जो जनन से, पादप जनन को अगर हम डिफाइन करें तो आप उसकी डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं, यानी कि पादप जनन से आशय पौधों द्वारा नई संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया से है। यानी कि पादप जनन में क्या होता है, जो पादप होते हैं यानी जो प्लांट्स होते हैं या जो वृक्ष होते हैं वो अपने ही नए समान नए वृक्षों को उत्पन्न करते हैं, यानी जन्म देते हैं, और इस प्रोसेस को हमने कहा था पादप जनन। यानी कि पादप जनन में क्या प्रोसेस हो रही है, जो प्लांट्स हो रहे हैं वो अपने समान नई संतति का निर्माण कर रहे हैं, और ये जो प्रोसेस होती है ये खुद ही होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो भी जंगल होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे जो इतने सारे प्लांट्स होते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, वो होते हैं पादप जनन यानी कि रिप्रोडक्शन के थ्रू। अब जो रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि हम अगर मनुष्यों की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स से हमारी उत्पत्ति होती है, यानी कि प्लांट्स में भी सेम ऐसा ही हो सकता है। अगर हम देखें, अगर हम एक न्यू बॉर्न चाइल्ड को देखें जो बहुत छोटा सा होता है, धीरे धीरे उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है और उसका डेवलपमेंट होता है, और फिर हम देखते हैं कि जब उसका फुली डेवलपमेंट हो जाता है तो वो अपने समान नई संतति का निर्माण करता है, यानी उससे एक नई संतति की उत्पत्ति होती है। वैसे ही हम प्लांट्स में देखते हैं, प्लांट्स जब छोटा होता है यानी जब वो क्या होता है, पौधा होता है, वो पौधा होता है यानी अभी वो प्लांट है, वो छोटा है, तो उससे नई संतति का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि उसका अभी फुली डेवलपमेंट होना बाकी है। जैसा ही वो जो छोटा सा प्लांट यानी जो छोटा पौधा होता है वो वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो वो क्या होता है, उससे नई संतति का निर्माण होता है। तो इसमें हम देखेंगे जो पादपों में जो जनन होता है उसकी अलग अलग प्रक्रिया होती है।
इस प्रक्रिया को हम जानेंगे कि कहीं जो पादप जनन की जो प्रक्रिया होती है, कहीं पे सिर्फ एक ही पेरेंट्स की यानी एक ही जनक की आवश्यकता होती है और कहीं पे 2 जनकों की आवश्यकता होती है। तो इसी बेसिस पे हम अब देखेंगे कि जो पादप जो जनन होते हैं वो कितने प्रकार का होता है। इससे पहले आप सब लोग पादप जनन की डेफिनेशन यानी परिभाषा को अपनी नोटबुक में नोट करिए और देखिए जो पादप जनन होता है वो क्या होता है। तो पादप जनन की परिभाषा के बाद हम जानेंगे जो पादप जनन होता है वो कितने प्रकार का होता है, यानी जो जनन है वो जनन के कितने तरीके हैं। यानी जनन के तरीके का मतलब होता है जनन की विधि, अलग अलग विधि से जो होता है जनन होता है और अलग अलग विधि से जनन होने पे जो अलग अलग संतति होती है, यानी कि जितनी विधियां होंगी उतने ही प्रकार की हमारे पास संतति आती है। संतति का मतलब क्या होता है, यानी कि जो प्लांट से जो नए पौधे का जो जन्म होता है उसे हम संतति कहते हैं। तो हम देखते हैं कि विभिन्न जीव अलग अलग तरीके से प्रजनन करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि इसका मतलब जो भी जितने भी जीव होते हैं, हमने बात की जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जो भी क्या होते हैं जीव होते हैं जिनमें जीवन होता है, उनमें सबसे पहले हमने पढ़ा था उनमें परिवहन होता है। उसके बाद हमने कहा अगर उनमें परिवहन होता है तो उनमें उत्सर्जन भी होता है, और ये इन चीज़ों के बाद हमने देखा था कि यदि उनमें उत्सर्जन भी होता है तो उनमें प्रजनन भी होता है। यदि प्रजनन ना हो तो फिर क्या होगा, जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में अगर प्रजनन ना हो तो क्या होंगे, जो प्लांट्स होंगे वो धीरे 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 करके सारे प्लांट्स खत्म हो जाएंगे। वैसे ही अगर मनुष्यों की बात की जाए तो अगर मनुष्यों में प्रजनन ना हो तो क्या होगा, फिर नए मनुष्यों का निर्माण नहीं होगा और धीरे धीरे क्या होगा, मनुष्य पूरे खत्म हो जाएंगे। इसीलिए प्रजनन क्या है, आवश्यक है। तो ये यही कह रहा है जो पौधे में जो प्रजनन होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, यानी पौधों में सिर्फ एक ही तरीके से प्रजनन नहीं होता है, उसकी बहुत सारी विधियां होती हैं। तो इसमें जो सबसे पहली विधि आती है उसे हम कहते हैं अलैंगिक प्रजनन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि हमने देखा जो अलैंगिक प्रजनन है उसे हमने इंग्लिश में हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेकंड जो पार्ट होता है इसका जो नाम है ये है यौन प्रजनन, यानी कि यौन प्रजनन को हम क्या कहेंगे, यानी कि यौन प्रजनन को हमने देखा हम उसे कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर इसे हम कहते हैं लैंगिक प्रजनन। यानी कि जो यौन प्रजनन है उसके जो 2 नाम है, इंग्लिश में हम उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा जो हिंदी में नाम है उसे हम कहते हैं लैंगिक प्रजनन। तो हमने देखा जो प्लांट्स में जो जनन के तरीके हैं वो मेनली कितने हमने पढ़े हैं, 2 पढ़े हैं। सबसे पहला पढ़ा हमने अलैंगिक प्रजनन और दूसरा पढ़ा लैंगिक प्रजनन या फिर यौन प्रजनन। तो इसके बाद अब हम देखते हैं जो अलैंगिक प्रजनन है उसे हम डिटेल्स में देखते हैं कि इसमें होता क्या है और इससे कैसे नई संतति का निर्माण होता है। तो हमारे पास आता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है। हमारे पास वर्ड आया जनक। जनक का क्या मतलब होता है, जनक का मतलब होता है जिस भी वृक्ष से नए पौधे का निर्माण हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, नया पौधा बन रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। जैसे कि अगर हम मनुष्यों की बात करें, हम अपनी बात करें तो हमारे जो माता पिता हैं वो क्या है, जनक हैं, और हम क्या हैं, उनकी संतान हैं। इसीलिए नए पौधे को हम क्या कह सकते हैं, हम इसे संतान कह सकते हैं। यानी जो वृक्ष है जिससे नए पौधे का निर्माण हो रहा है वो क्या है, जनक है, और जो जिस नए पौधे का जो ग्रोथ हो रही है उसे हमने कहा था संतान। तो जो अलैंगिक जनन है वो क्या है, अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है। यानी कि हमारे अगर जनक होते हैं, अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में होता है मेल और फीमेल, यानी स्त्री और पुरुष। वैसे ही अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी 2 होते हैं, यानी कि फीमेल और मेल। तो यहाँ पे जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है। वो कोई भी हो सकता है, या तो वो मेल हो या तो वो फीमेल हो। तो यदि हमें अलैंगिक जनन की परिभाषा पढ़नी है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे
अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें केवल एक जनक एक ही प्रकार के नए व्यक्तियों के उत्पादन में शामिल होता है, उसे हम अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। पौधों में अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप बिना बीज या बीजाणुओं के संतानों या नए पौधों का निर्माण होता है। यानी कि जब अलैंगिक प्रजनन होता है तो अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, एक तो एक ही जनक इसमें शामिल होता है और उसमें जो नई संतति होगी वो सेम अपने जनक के जैसे होगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें तो हम जो होते हैं, जब कोई जो पेरेंट्स होता है, तो जो पेरेंट्स का जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होता है दिखने में, यानी वो एज इट इज नहीं होता है। लेकिन अगर आप अलैंगिक प्रजनन की बात करें पौधों में, तो पौधों में क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन के द्वारा जो उत्पन्न संतति होती है वो सेम वैसे ही होती है जैसे कि उसका जनक होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कि जो अलैंगिक प्रजनन है उसमें क्या आता है, बिना बीज के संतान का निर्माण होता है। संतान यहाँ पे क्या है, एक छोटा पौधा है, यानी कि यहाँ पे क्या होंगे, जब भी अलैंगिक प्रजनन के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है तो वो बिना बीज के होता है, यानी कि यहाँ पे बीज की आवश्यकता नहीं है एक नए पौधे के निर्माण के लिए। यहाँ पे बिना बीज के एक पौधे का निर्माण हो रहा है, और वो कैसे हो रहा है हम इसके आगे देखेंगे है। तो हम देखेंगे पौधों में अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विधियों द्वारा संपन्न की जाती है। सबसे पहले जो हमारे पास आता है, सबसे पहले हम देखेंगे कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन को हम इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, यहाँ पे जो पौधे का जो पार्ट होता है, किसी भी पार्ट को हम क्या करते हैं, अलग करके उसे मिट्टी में डाल देते हैं और वहां से एक नए पौधे का फॉर्मेशन हो जाता है। कायिक शब्द से हम समझ पा रहे हैं, यानी काया। काया क्या होती है, काया यानी स्किन को हम कहते हैं, यानी ये जो प्लांट है, आप इस प्लांट को देख रहे हैं, प्लांट की ये जो बॉडी है, ये पूरी बॉडी को ही हम इसकी आउटर जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं काया। यानी इसकी स्किन से कोई भी पार्ट को लेकर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक नए पौधे को ग्रो करा सकते हैं। तो अगर हम कायिक प्रवर्धन की हम डेफिनेशन की बात करें तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है, यहाँ पे या तो कली हो गया या तना हो गया, इन इकाइयों से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। और इन जो इकाइयाँ होती है जिनसे हम नए पौधे का निर्माण कराते हैं, इन्हें हमने क्या कहा, प्रोपोग्यूल कहा। इन्हें क्या कहा, प्रोपोग्यूल कहा। तो इसमें क्या आती है, वानस्पतिक प्रजनन विभिन्न पौधों के भागों का उपयोग करके किया जा सकता है। यानी कायिक प्रवर्धन को हम क्या कह सकते हैं, वानस्पतिक प्रजनन भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, हम अलग अलग भागों का यूज करते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक डायग्राम है, और डायग्राम में क्या है, ये कौन सा प्लांट है, ये रोज का प्लांट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक ब्राउन एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एक टहनी दिख रही होगी। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से हम इसकी टहनी को यहाँ से काट देते हैं। अब हमने इस पौधे से इस टहनी को अलग किया और यहाँ पे हमने इस टहनी को क्या किया, मिट्टी में डाल दिया यहाँ पे। और यहाँ से जब मिट्टी में डाला तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में इस जो टहनी से एक नए गुलाब के पौधे का क्या होता है, ग्रोथ हो जाती है। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से हमने एक पार्ट को लिया और यहाँ पे हमने इस मिट्टी में यहाँ पे डाला और कुछ टाइम बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक नए पौधे का निर्माण हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे बीज की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे किसी भी पार्ट को हमने काटा और यहाँ पे मिट्टी में डाला और नए पौधे का निर्माण हो गया है। तो क्लास, आप कायिक प्रवर्धन की डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो कायिक प्रवर्धन हो रहा है एक कली से हो रहा है, जैसे कि आपने डेफिनेशन में देखा था कि यहाँ पे क्या है, एक कली है, कली को काट के हमने क्या किया, उससे नए पौधे का निर्माण किया। नेक्स्ट, अब हमारे पास दो इमेजेस आती हैं। सबसे पहला हम इस इमेजेस की बात करेंगे। ये क्या है, ये है आलू। हम सभी ने आलू देखा है अपने घरों में, और आपने आलू में ऐसे स्ट्रक्चर भी देखे हैं। ये क्या होती हैं, आपने ऐसे स्ट्रक्चर भी देखे। सबसे पहले हम ये बात बोलेंगे कि आलू जो है प्लांट का
कौन सा भाग है, यानी पौधे का जो भाग होते हैं, हमने कहा था लीफ होती है, स्टेम होता है, रूट होता है, फ्लावर होता है। तो जो आलू है वो पौधे का कौन सा भाग है? क्या आप में से इसका कोई आंसर देना चाहेगा? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जो आलू है वो पौधे का तना है। यानी आलू क्या है? हमने क्या कहा? आलू है तना। आलू क्या है? पौधे का तना होता है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, हम इन्हें क्या कहते हैं? आई बर्ड कहते हैं। यानी आलू की जो ये आई बर्ड है, यहाँ से हमने यहाँ काटा, इसे हमने काटा और हमने क्या किया? इसे मिट्टी के अंदर डाल दिया। आप कुछ टाइम बाद देखेंगे इन्हीं जो पोर्शन है, ये जो आपको ग्रीन स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं पोर्शन से नए प्लांट का फॉर्मेशन होने लगता है। यानी यहाँ से हमने देखा कि प्लांट के स्टेम से हमने क्या किया? एक नए पौधे का निर्माण कर दिया। तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है, हमने कली से किया था। उसके बाद हमने देखा कि कली के बाद हमने क्या यूज़ किया? हमने तने का यूज़ किया। उसके बाद जो सेकंड पिक्चर हमारे पास आती है, ये क्या है? ये है अदरक। और अदरक जो प्लांट का कौन सा पार्ट है? ये भी क्या है? स्टेम है। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये जो आपको ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, ये जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्या करते हैं? अदरक से इस वाले पार्ट को यहाँ से कट कर देते हैं और इसे भी क्या करते हैं? मिट्टी में डाल देते हैं। और मिट्टी में डालने के बाद आप कुछ दिनों बाद देखते हैं कि यहाँ से एक नए पौधे का फॉर्मेशन होने लगता है। यानी कि अदरक के नए पौधे का फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये हमने देखा कि प्लांट के हमने कली को लेकर एक नए पौधे का फॉर्मेशन कराया और स्टेम को लेकर एक नए पौधे का फॉर्मेशन कराया। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है, एक लीफ है। ये लीफ किसकी है? ये ब्रायोफाइलम की लीफ है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये कुछ स्ट्रक्चर निकले हुए हैं अलग से यहाँ पे। तो ये क्या होता है? जब ये स्ट्रक्चर लीफ से अलग हो जाते हैं तो ये भी क्या करते हैं? नए पौधे का फॉर्मेशन कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे ये जो हम पढ़ रहे हैं सारे कायिक प्रवर्धन के ही प्रकार पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कायिक प्रवर्धन कहाँ से होता है? स्टेम से हमने देखा, यहाँ रूट से भी हो सकता है और लीफ से भी हो सकता है। यानी हमने देखा कि जो कायिक प्रवर्धन होता है वो किससे हो सकता है? वो लीफ से भी हो सकता है। तो हमने पढ़ा कायिक प्रवर्धन में जो प्लांट्स की जो स्किन होती है, यानी जो बाहर का जो पार्ट होता है, उसके किसी भी पोर्शन से हम कायिक प्रवर्धन करा सकते हैं और वहां से नए पौधे का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, हमने कहा कायिक प्रवर्धन। और कायिक प्रवर्धन को ही हमने कहा वानस्पतिक प्रसार। वानस्पतिक प्रसार से क्या मतलब है? वानस्पतिक यानी वनस्पति, और वनस्पति किसे कहते हैं? प्लांट्स को कहते हैं। तो प्लांट के प्रसार का मतलब है प्लांट्स के नंबर में इंक्रीमेंट या प्लांट्स के नंबर में बढ़ोतरी को हम क्या कहते हैं? प्रसार कहते हैं। यानी कि वनस्पति प्रसार को ही हम क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो अब हमारे पास आता है कि हमने कायिक प्रवर्धन पढ़ा कि उसमें क्या क्या होता है। अब हम देखेंगे कि जो वानस्पतिक प्रसार या कायिक प्रवर्धन होता है उसके क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहला तो हमने देखा कि कायिक प्रवर्धन में बीज की आवश्यकता नहीं होती है। हम सभी जानते हैं कि जब कभी किसी एक नए प्लांट को ग्रो कराना हो तो हम क्या करते हैं? सीड लेते हैं और सीड को सॉइल में डाल देते हैं। फिर क्या होता है? वो जो बीज होता है वो पौधे बनने में कुछ टाइम लेता है, कुछ हफ्तों में पौधा बन जाता है, कुछ महीने भी लगाते हैं। एक नए पौधे को उत्पादित कराया तो क्या हुआ? इसने कम समय में ही क्या हुआ? ये ग्रो हो जाता है। जैसे कि हम क्या हुआ? वो 2 हफ्तों में वो इतना बड़ा हुआ, यहाँ पे वो इतना बड़ा हुआ। और सेम हमने क्या किया? किसी का बात देखें तो जो बीज से पौधा था वो इतना हो गया। और अगर हम कली की बात करें तो जो कली कम समय में क्या हो रहा है? एक पौधे का निर्माण हो रहा है। और क्या होता है? बीज से उत्पन्न होने की तुलना में पहले फूल और फल भी लगते हैं। ये जाहिर सी बात है कि जब पौधे की जो ग्रोथ होगी वो ज़्यादा जल्दी होगी तो उसमें ज़्यादा जल्दी फूल भी लगेंगे और ज़्यादा जल्दी उसमें फल भी लगेंगे। इसलिए जो पहला जो इसका बेनिफिशियल जो पॉइंट है, यानी इसके जो लाभ हैं, ये है कि जो कायिक प्रवर्धन होता है उससे जो पौधे की जो ग्रोथ होती है वो जल्दी होती है और हमें फूल और फलों हमें जल्दी मिल जाते हैं। किसकी तुलना में? जब हम बीज के द्वारा किसी पौधे का
निर्माण करते हैं। नेक्स्ट जो आता है, जो पौधा होता है वो मूल पौधे की सटीक प्रति है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम पौधे के किसी भाग को काट करके उसी से नए पौधे का निर्माण करवा रहे हैं। इसका मतलब जो नया पौधा होगा वो पुराने पौधे की प्रति होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, तो वो क्या होगा, एज इट इज होगा। तो ये तो क्या थे, कायिक प्रवर्धन के लाभ थे। आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है मुकुलन। मुकुलन जो है वो पॉइंट नंबर 2 है। पहले में हमने क्या देखा, कायिक प्रवर्धन देखा, यानी काया से जिन भी पौधों का निर्माण हो रहा है, यानी स्किन से जिन भी पौधों का निर्माण हो रहा है उसे हमने कहा था कायिक प्रवर्धन। अब ये अलैंगिक जनन का दूसरा प्रकार है, यानी मुकुलन है। तो मुकुलन में क्या होता है, यदि हम मुकुलन की डेफिनेशन पढ़े तो मुकुलन क्या होता है, इस प्रक्रिया में मूल शरीर पर एक छोटे से प्रक्षेपण से एक बर्ड का गठन होता है जिसे कली कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास एक डायग्राम है और हम डायग्राम देखेंगे, ये है ईस्ट है। यहाँ पे आपने एक संरचना देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको कोई भी उभार नहीं दिख रहा है, लेकिन जब हम आते हैं इसमें तो आपको यहाँ से छोटा सा उभार दिख रहा है जिसे हमने क्या कहा, बर्ड कहा, जिसे हमने क्या कहा, बर्ड कहा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ये जो बर्ड होती है ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है, और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो बर्ड है यही वो बर्ड है जो क्या हो गई है, इससे अलग हो गई है। अब हम अलग हो गई है क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि यहाँ पे एक अलग वॉल बन गई है और ये दोनों, इन दोनों में क्या हो गया है, डिफरेंशिएशन हो गया है। अब आप देखेंगे ये जो नया बना था इसमें भी क्या है, एक बर्ड निकल के आ गई है, यानी यहाँ पे नया बर्ड बन गया है। और ऐसे ही प्रोसेस जब हुई तो हमने देखा कि ये जो एक सेल थी, इस एक सेल से कितने, 4 सेल का फॉर्मेशन हो गया है, यानी कि एक ही सेल से 4 सेल का जो फॉर्मेशन हो गया है, इस प्रोसेस को हमने कहा था मुकुलन। यानी यहाँ पे किसी पूरे शरीर में इसका ये जो सेल है या शरीर है, इसमें कहीं पे भी एक उभार आ गया, और वो क्या होता है, वो उभार बढ़ता चला जाता है और धीरे धीरे करके वो एक अलग सेल में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद जो सेल होती है, हर एक सेल में यही प्रक्रिया बार बार हो रही है, और जो यीस्ट है वो एक सेल से बहुत सारे सेल में डिवाइड हो गया है। इस प्रक्रिया को हमने कहा था मुकुलन। आप इसकी डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं। चलिए, तो अभी हमने मुकुलन के बारे में पढ़ा, तो अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, जब जब ईस्ट का जो डेवलपमेंट यानी ग्रोथ होती है तो उसके लिए क्या है, कुछ अनुकूल स्थिति भी होती है, यानी कि जैसे जैसे ये ग्रो कर रहा है इसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि हमें पोषक तत्व बराबर मात्रा में लेने चाहिए जो कि हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। वैसे ही ईस्ट को भी कुछ क्या चाहिए होते हैं, पोषक तत्व चाहिए होते हैं, कुछ अनुकूल परिस्थिति चाहिए होती है। अनुकूल परिस्थिति का क्या मतलब है, यानी कि अगर इसे पानी की आवश्यकता है तो सफिशिएंट पानी इसे मिले, पोषक तत्व की आवश्यकता है तो सफिशिएंट पोषक तत्व मिले, यानी इसे अगर टेम्परेचर यानी तापमान ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा मिले और कम चाहिए तो कम मिले, इसे हम कहते हैं अनुकूल परिस्थिति। तो यदि ईस्ट को अनुकूल परिस्थिति मिले तो ये क्या करता है, हर कुछ घंटों में बढ़ता ही रहता है और बहुत जल्दी ये क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब भी नई संतति, ये क्या है, ये जनक है और ये क्या है, ये संतति है। तो यहाँ पे जब संतति का जो निर्माण हो रहा है वो एक ही जनक से हो रहा है। तो हमने पढ़ा था जो अलैंगिक जनन होता है उसमें एक ही जनक होता है, और जो संतति होती है वो क्या होती है, इसकी सेम कॉपी होती है। अब आप यहाँ पे और यहाँ पे देखेंगे इन दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ये क्या है, सेम है। तो ये एक दूसरे की प्रतियां हैं। विखंडन में क्या होता है, जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, विखंडन या खंडन, खंडन का मतलब होता है टूटना, अलग अलग पार्ट्स में टूटना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक माना कि ये क्या है, एक स्टार फिश है, एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक स्टार फिश है, इसके जो अलग अलग पीस हुए, यानी कि इसका जो आधा जो पोर्शन था वो यहाँ आ गया। अब क्या हुआ कि इसका ये जो पोर्शन था यहाँ पे ये पूरा अपनी शेप में आ गया, यानी इसकी ग्रोथ हो गई है।
और ये जो छोटा सा पीस था इसने पूरे एक नए स्टारफिश का क्या कर दिया, प्रोडक्शन कर लिया, यानी एक पूरी नए स्टारफिश को इसने जन्म दे दिया। यानी कि हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि कुछ कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं या कुछ कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर उनके बॉडी से कोई भी छोटा सा भाग टूट जाता है तो वो भाग पूरे एक नए इंडिविजुअल यानी एक पूरे नए सेल का या एक नई बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यदि हम विखंडन को अगर हम परिभाषित करें तो हम क्या कहते हैं, कुछ शैवाल जो जल निकायों में मौजूद होते हैं विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। यानी कि शैवाल का जो एग्जाम्पल है वो ये है, इसे हम कहते हैं स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा कहाँ प्रेजेंट होता है, पानी में प्रेजेंट होता है। शैवाल क्या होते हैं, आपने पानी में देखा होगा, अगर कोई पानी है और वो बहुत ज़्यादा दिनों से जमा हुआ है तो वहाँ पे आपको कुछ ग्रीन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अगर आप उसे हाथ में उठाएंगे तो बहुत चिपचिपा होता है, उसे हमने क्या कहा, उसे हमने कहा शैवाल कहा। तो क्या होता है, शैवाल यदि पानी में होता है और कुछ ऐसी इसकी संरचना होती है, ये क्या होता है, ये किसी भी पार्ट से टूट जाता है, यानी ये बराबर टूटता रहता है और फिर क्या होता है, जितने भी इसके पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नए स्पायरोगायरा का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी जो भी पार्ट्स बॉडी से अलग हो रहा है वो एक नए ऑर्गेनिज्म यानी नए स्पायरोगायरा का फॉर्मेशन कर रहा है। यानी अगर आप विखंडन की परिभाषा पढ़ते हैं तो हमने अभी पढ़ा था, कुछ शैवाल जो जल निकायों में मौजूद होते हैं विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। इस विधि में माता पिता का शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है जिसे टुकड़े कहते हैं और प्रत्येक टुकड़ा बड़ा होकर एक नया पौधा बन जाता है। माता पिता के शरीर का विखंडन तब होता है जब वो परिपक्व होते हैं। यानी कि हमने यहाँ पे क्या जाना, आपने यहाँ पे देखा होगा माता पिता, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे दो जनक है, यहाँ पे भी क्या है, एक सिंगल जनक है। इसके कहने का मतलब है वो कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल, उसके किसी के भी बॉडी में विखंडन हो सकता है और वो एक नए पौधे का निर्माण कर सकता है। तो इसमें ये कहा था कि जैसे ही यहाँ पे ये स्पायरोगायरा है और ये अभी इसका फुल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो जब तक इसका फुल डेवलपमेंट नहीं होता है ये एक नई संतति का निर्माण नहीं करेगा। ये सेम वैसा ही है जैसा मैंने आपको ह्यूमन यानी मनुष्यों के केस में बताया था कि जब बच्चा छोटा होता है तो जब तक उसका फुल डेवलपमेंट ना हो सके वो एक नई संतति का निर्माण नहीं कर सकता है। तो वैसे ही स्पायरोगायरा में भी होता है, जब तक स्पायरोगायरा का फुल डेवलपमेंट ना हो यानी पूरा विकास नहीं हो जाता है तो ये नए सेल का निर्माण नहीं करता है। जैसे ही स्पायरोगायरा का पूरा जो डेवलपमेंट हो गया तो ये क्या करेगा, फिर से इसमें विखंडन होना शुरू हो जाएगा, यानी इसकी बॉडी के पार्ट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, टूट जाएंगे और हर एक पार्ट क्या करता है, एक स्पायरोगायरा का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमने पढ़ा अलैंगिक जनन का तीसरा टाइप जो था विखंडन। बीजाणु निर्माण में क्या होता है, जैसे कि हम सबसे पहले एक स्ट्रक्चर को देखते हैं, डायग्राम को देखते हैं। ये क्या है, ये ब्रेड है, ये वही ब्रेड है जो आप खाते हैं। आपने देखा होगा यदि आप ब्रेड को ज़्यादा टाइम तक रखते हैं तो क्या होता है, उसमें कुछ वाइट सा कुछ यहाँ पे वाइट सा स्ट्रक्चर आ जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, फफूंद कहते हैं। तो ये फफूंद क्या करता है, कुछ स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है, यानी स्पोर्स को हम क्या कहते हैं, कुछ बीजों का निर्माण कर देता है। और ये बीज कैसे होते हैं, ये बीज कैसे होते हैं, ये छोटे गोलाकार पिंड होते हैं और इनमें एक मोटी सुरक्षात्मक दीवार होती है जो उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाती है और अनुकूल परिस्थिति आने पर जो बीजाणु होते हैं वो फट जाते हैं और नए पौधे में विकसित हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, एक ब्रेड है, ब्रेड में क्या लगी, फफूंद लगी, उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे स्पोर यानी बीजाणुओं का निर्माण कर दिया। अब ये जो बीजाणु होते हैं इनमें क्या होता है, एक मोटी परत चढ़ी हुई होती है। अब इस मोटी परत का क्या काम होता है, हमने कहा था कि ये किससे बचाते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाते हैं। पर प्रतिकूल परिस्थिति क्या होती है, जैसे कि माना कि जो ये फफूंद है या फिर जो ये स्पोर्स हैं इन्हें क्या बहुत कम टेम्परेचर की आवश्यकता थी, लेकिन उन्हें क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलने पे ये जो स्पोर होते हैं ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं।
बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो स्पोर होती हैं इसकी जो ये लेयर होती है ये बहुत मोटी लेयर होती है, जो क्या करती है इसके अंदर स्पोर्स को डेड होने से बचाती है, यानी मरने से बचाती है। तो जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आए, अनुकूल परिस्थिति का क्या मतलब होता है, जैसी परिस्थिति बीजाणु को चाहिए थी वैसी परिस्थिति आने पर क्या होता है, ये इसकी जो ये बाहर की जो कवरिंग होती है, जो मोटी सी जो लेयर होती है वो फट जाती है और यहाँ से स्पोर बाहर निकलते हैं। और जैसे ही स्पोर बाहर निकलते हैं ये क्या करते हैं, नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो आप बीजाणु निर्माण की परिभाषा को नोट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी प्रकार पढ़े थे वो हमने लैंगिक जनन के प्रकार पढ़े थे, जिसमें सिर्फ एक ही जनक उपस्थित होता है और जो नई संतति होती है वो सेम अपनी पेरेंट्स की कॉपी होती है। जो सेकंड टाइप आया लैंगिक जनन, यानी कि ये किसका टाइप है, ये प्रजनन का टाइप है। हमने प्रजनन के टाइप पढ़े थे, उसमें हमने 2 टाइप्स की बात की थी, हमने लैंगिक जनन की बात की थी और अलैंगिक जनन की बात की थी। अभी हमने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। तो लैंगिक जनन में जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है अलैंगिक और लैंगिक जनन में 2 जनकों की आवश्यकता होती है, यानी कि लैंगिक जनन में 2 जनकों की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है, एक जो सेल आता है वो मेल से आता है, दूसरा जो सेल आता है वो फीमेल से आता है, और ये जो सेल होते हैं ये क्या करते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होकर ये क्या करते हैं, नई संतति का निर्माण करते हैं। तो ये प्लांट्स में कैसे होता है हम देखते हैं। हमने कहा जो फूल है वो पौधे का जनन अंग है। जनन अंग से क्या मतलब है, जो फूल होता है फूल से ही नए पौधे का निर्माण होता है, यानी फूल क्या है, इसका जनन अंग है। जनन अंग का मतलब होता है जनन अंग से नए पौधे का निर्माण होगा। ये क्या करता है, प्रजनन, फल और बीज पैदा करने में पौधे की मदद करता है। यानी हमारे पास एक नया पॉइंट आया कि जो फूल होता है उसी से नए पौधे का भी निर्माण होता है, उससे बीज का भी निर्माण होता है और उससे फूल का भी निर्माण होता है। नेक्स्ट जो हमने कहा था, यौन प्रजनन में एक नर कोशिका फूल के नर भाग के द्वारा निर्मित होती है। अब नर कोशिका क्या है, नर कोशिका ये है, यानी जो नर कोशिका कहाँ से आई, मेल से आई। मेल को हम क्या कहते हैं, नर कहते हैं। मेल से ये जो कोशिका है ये नर कोशिका आई। तो ये नर कोशिका कहाँ से आई, फूल के नर भाग से आई। यानी कि फूल में दोनों ही पार्ट होते हैं, नर भाग भी होता है और मादा भाग भी होता है, यानी मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। तो हमने कहा कि जो नर कोशिका आए वो नर भाग द्वारा निर्मित होती है, जो फिर उसके बाद क्या होता है कि जो फीमेल पार्ट यानी जो मादा भाग होता है वो क्या कहती है, मादा कोशिका के साथ फ्यूज हो जाती हैं। यानी हमने कहा कि जो फूल है, फूल क्या करेगा, पहले मेल सेल को बनाया, उसने पहले मेल सेल को बनाया फिर फीमेल सेल को बनाया। और फ्यूज होने का क्या मतलब है, फ्यूज होने का मतलब है ये मिल जाती हैं, यानी एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, ये मिल जाती हैं और मिलकर के क्या करती हैं, एक निर्माण करती हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा जो फूल होता है उसमें दोनों ही पार्ट होते हैं, मेल होता है और फीमेल होता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों होता है। मेल जो पार्ट होगा वो मेल सेल को प्रोड्यूस करेगा और जो फीमेल जो पार्ट होगा वो फीमेल सेल को प्रोड्यूस करेगा। अब मेल सेल और फीमेल सेल दोनों ही फ्यूज हो जाती है। फ्यूज का मतलब क्या होता है, मिल जाती है या मिक्स हो जाती है, और यहाँ पे ये क्या करती है, युग्मक बनाती हैं। यहाँ पे इसने क्या बनाया, युग्मक बनाया। जब ये दोनों मिल गए उसके बाद ये क्या करती हैं, फर्टिलाइजेशन के द्वारा युग्मनज का फॉर्मेशन करती हैं और उसके बाद एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो आप लैंगिक जनन की परिभाषा को नोट करेंगे। चलिए, आपने लैंगिक जनन की परिभाषा को नोट कर लिया होगा। उसके बाद हमारे पास आता है फूल के भाग। फूल मैंने आपको बताया था, फूल क्या है, फूल जनन अंग है, यानी कि फूल से क्या होती है, एक नए पौधे का भी निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है और फल का भी निर्माण होता है। अब जब फूल से बीज का निर्माण हो रहा है तो हम ये जानते हैं कि जब भी नए पौधे को हम बोते हैं तो हम क्या कहते हैं, बीज को बो देते हैं और उससे एक नए पौधे का निर्माण होता है। ये किस
विधि में हमने पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं लैंगिक विधि में। तो अब हम देखते हैं जो फूल के कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में ये डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे फूल के भाग। सबसे पहले आपने फूल जब देखा होगा तो आपने उसके लास्ट में एक ग्रीन स्ट्रक्चर देखा होगा, कुछ हरी हरी पत्तियां होती हैं। इन हरी पत्ती को हमने क्या कहा था? बाह्य दल। बाह्य दल का मतलब होता है जो सबसे बाहर है। इंग्लिश में हमने इन्हें कहा था सेपल। यानी जो आप फूल तोड़ेंगे और आप देखेंगे कि उसके सबसे नीचे वाले जो पोर्शन में क्या होती है? ग्रीन स्ट्रक्चर की लीफ होती है, यानी हरी पत्ती जैसी होती है, उसे हमने बाह्य दल कहा था और इंग्लिश में हमने कहा था सेपल कहा था। उसके बाद आप फूल की पंखुड़ियों को देखेंगे, जो कलरफुल पंखुड़ी होती हैं, जैसे कि व्हाइट हो सकता है, पिंक हो सकता है, रेड हो सकता है, येलो हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? पिंक है। तो इसे हमने कहा था दल, यानी जो बाहर था उसे हमने कहा बाह्य दल, जो उसके अंदर था उसे हमने कहा था दल कहा था। उसके बाद आप क्या करेंगे? यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, आप इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे ओव्यूल। ये क्या है? ओव्यूल है। उसके बाद ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और यहाँ पे आपने इसके ऊपर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो होता है लंबा सा, इसे हमने कहा था भ्रूण तंतु या फिर फिलामेंट। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे हमने कहा था परागकोश या फिर एंथर। और ये दोनों पार्ट मिलके क्या बनाते हैं? पुंकेसर बनाते हैं। पुंकेसर का मतलब होता है, ये क्या बनाते हैं? मेल पार्ट को बनाते हैं, यानी नर भाग को बनाते हैं। तो नर भाग के बारे में हमने जाना इसमें कौन होता है? परागकोश होता है और पुंज तंतु होता है। इसके अलावा हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये वर्तिकाग्र है, और इसे हम कहते हैं वर्तिका कहते हैं, और इसे हमने कहा ओवरी यानी अंडाशय। ये जो पोर्शन है ये क्या बनाता है? फीमेल पार्ट को बनाता है। तो हमारे पास आया मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। अब तक आपने देखा कि जो पौधे होते हैं यानी प्लांट्स होते हैं, उनमें जो जनन होता है वो कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, और जो पौधे का जो जनन अंग है वो क्या है? फूल है। और आपने फूल के स्ट्रक्चर देखे हैं। तो अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद।